चलो अब अगला प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। अभी इस बार बोर्ड एग्जाम में ये वाला प्रश्न 4 नंबर का आया था। मानव शरीर में रुधिर के वहन को आवश्यक आकृति की सहायता से समझाओ। मतलब हमारे हृदय में रुधिर का वहन किस प्रकार होता है उसके बारे में अध्ययन करना है। तो यहाँ आकृति में देखना, यहाँ पर एक चौरस जैसी रचना बनाया हूँ। यहाँ पर किस तरह से रचना बनाई, ये वाल्व है। ऊपर वाले भाग को दायां आलिंद कहा, नीचे वाले भाग को दायां निलय कहा। फिर इस तरफ भी एक चौरस जैसी रचना बनाई हुई है, 2 लाइन इस तरह से बनाई, ये वाल्व है। ऊपर वाला भाग बायां आलिंद और नीचे वाला भाग बायां निलय है। फिर उसके बाद यहाँ फेफड़ा बनाया हूँ। फिर देखना यहाँ पर दाएं निलय से एक रुधिर नलिका निकली है जो फेफड़े की ओर गई है, तो इस रुधिर नलिका को फुफ्फुस धमनी कहा जाता है। फिर उसके बाद फेफड़े से देखना एक नली निकली है जो बाएं आलिंद में आकर खुली है, तो इस नलिका को फुफ्फुस सिरा कहते हैं। फिर नीचे शरीर के अंग की रचना किया हूँ, तो यहाँ पर देखना बाएं निलय से एक नलिका निकली है जो शरीर के अंगों की ओर जा रही है, इस नलिका को महाधमनी कहते हैं। और फिर यहाँ देखना शरीर के अंग से एक नलिका निकली है जो दाएं आलिंद में जाकर खुल रही है, और इस नलिका को महाशिरा कहते हैं। अब यहाँ पर देखना इसी पर से सारा टॉपिक है आपका। सर्वप्रथम शरीर के समस्त अंगों का अशुद्ध रुधिर, शरीर के समस्त अंगों का अशुद्ध रुधिर देखना यहाँ से निकलता है। शरीर के समस्त अंगों का अशुद्ध रुधिर महाशिरा से होते हुए दाएं आलिंद में जाता है। देखना सर्वप्रथम शरीर के समस्त अंगों का अशुद्ध रुधिर महाशिरा से होते हुए दाएं आलिंद में जाता है। ठीक उसी समय जब ये दाएं आलिंद में पहुंचा, ठीक उसी समय जैसे शरीर के समस्त अंगों से रुधिर दाएं आलिंद में धीरे धीरे जब जमा होता है, ठीक उसी समय फेफड़े में रहा शुद्ध रुधिर फुफ्फुस शिरा के द्वारा बाएं आलिंद में आता है। मतलब कि दाएं आलिंद में जब अशुद्ध रुधिर बहता है किसके द्वारा, महाशिरा के द्वारा, ठीक उसी समय फेफड़े में रहा शुद्ध रुधिर फुफ्फुस शिरा के द्वारा बाएं आलिंद में आता है। देख रहे, ठीक उसी समय फेफड़े में रहा शुद्ध रुधिर फुफ्फुस शिरा के द्वारा बाएं आलिंद में आता है। अब दोनों आलिंद में रुधिर एक साथ आता है, दोनों आलिंद में रुधिर का दबाव बढ़ता है, तो जो ये वाल्व लगे हैं वाल्व खुल जाते हैं। जब वाल्व खुल जाते हैं तो दाएं आलिंद में रहा अशुद्ध रुधिर दाएं निलय में चला जाता है, और ठीक उसी समय बाएं आलिंद में रहा शुद्ध रुधिर बाएं निलय में चला जाता है। देखना दोनों आलिंद में रुधिर का दबाव बढ़ता है तो वाल्व खुल जाते हैं, तो दाएं आलिंद का अशुद्ध रुधिर दाएं निलय में चला जाता है, ठीक उसी समय बाएं आलिंद का शुद्ध रुधिर बाएं निलय में चला जाता है। अब उसके बाद आगे देखना निलय में रुधिर का दबाव, दोनों निलय में रुधिर आ गया तो निलय में रुधिर का दबाव बढ़ता है, तो देखना दाएं निलय का अशुद्ध रुधिर फुफ्फुस धमनी के द्वारा, दाएं निलय का अशुद्ध रुधिर इस धमनी के द्वारा फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़े में जाता है शुद्ध होने के लिए। देखो फुफ्फुस धमनी के द्वारा अशुद्ध रुधिर फेफड़े में जाता है शुद्ध होने के लिए, और ठीक उसी समय बाएं निलय में रहा शुद्ध रुधिर, देखना यहाँ पर जो शुद्ध रुधिर रहा वो महाधमनी के द्वारा शरीर के समस्त अंगों की ओर जाता है, और यह प्रक्रिया लगातार क्या होती है, चलती रहती है, और हमारा हृदय पंप की तरह इस तरह से कार्य करते रहता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड के एग्जाम में इस बार आया था 4 नंबर में, अच्छे से इसको तैयार कर लेना। अब वनस्पतियों में वहन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वनस्पतियों में मुख्य रूप से 2 चीजों का वहन होता है, पानी और खुराक का वहन। तो ध्यान देना मनुष्य की तरह वनस्पतियों में वहन से संबंधित कोई तंत्र नहीं पाया जाता है, ठीक है। देखना पादपों या वनस्पतियों में पानी का वहन समझाओ, ये अलग प्रश्न है। खुराक और अन्य प्रकार के पदार्थों का वहन समझाओ, वो अलग प्रश्न है। तो पहले पानी का वहन कैसे होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पादपों में वहन के लिए कोई तंत्र नहीं पाया जाता है। पादप मतलब वनस्पति, तो पादपों में जल का वहन जल वाहक ऊतक या जाइलम के द्वारा होता है। 9th में आप लोग पढ़े थे जल वाहक ऊतक या जाइलम और फ्लेयम, तो जाइलम के द्वारा होता है। जल वाहक ऊतक के मुख्य घटक में जल वाहिनी और जल वाहिका है, और इसी की सहायता से जल वाहिनी और जल वाहिकी की सहायता से पादपों के जड़ प्रसरण की प्रक्रिया के द्वारा, जो जड़ नीचे वाला भाग होता है मिट्टी के कणों के बीच में दूर दूर तक फैला होता है, वो प्रसरण की प्रक्रिया के द्वारा मिट्टी में रहे जल का क्या करते हैं, शोषण करते हैं, और जड़ द्वारा जो शोषित जल है तना शाखाओं और पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। और वनस्पतियों में जल के वहन से वातावरण का तापमान का भी नियंत्रण होता है, क्योंकि वनस्पतियां जल का शोषण करती है तो वाष्पोत्सर्जन करती है, अपने अंदर रहे जल को वाष्प बनाकर वातावरण में उड़ाती है, फिर जल का शोषण करती है, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है तो वातावरण का तापमान नियंत्रित रहता है। और इस प्रकार वनस्पतियों में जल का वहन जाइलम के द्वारा ऊपर मुखी दिशा में होता है, मतलब पानी का वहन नीचे से ऊपर की ओर होता है, इसलिए ऊपर मुखी दिशा में होता है, ऐसा कहा जाता है। ओके, इसको अच्छे से तैयार कर लेना।